साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हिंदी के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला जो प्रश्न है साथियों वो आपसे वाक्य शुद्धि पे पूछा गया है। वाक्य आपके सामने दिया हुआ है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। इसका जो शुद्ध वाक्य जो होगा वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, अपने से अपना काम करो, स्वयं का काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर सी है, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर डी है, हाथ से अपना काम करो। तो साथियों जो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना काम स्वयं करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द कौन से हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी कि जैसे कि तैसे प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर ए है तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर बी है देशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी है संकर शब्द और ऑप्शन नंबर डी है साथियों तत्सम शब्द। तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो हमारा प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। साथियों इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसमें नहीं पूछा गया है, यानी कि इसमें से जो 3 शब्द हैं या 3 ऑप्शन हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हमारा ए है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी शीर, ऑप्शन नंबर सी मयूर, ऑप्शन नंबर डी शीर्ष। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद। सफ़ेद जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो सफ़ेद जो शब्द है वो है तद्भव शब्द है हमारा। ठीक है साथियों, अन्य जो 3 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं उनके यदि हम तद्भव शब्द देखें तो उनके जो साथियों तद्भव शब्द होंगे, जैसे शीर है, शीर का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा खीर। ऑप्शन नंबर सी है मयूर, मयूर का जो तद्भव शब्द होगा साथियों वो होगा मोर। और ऑप्शन नंबर जो डी है शीर्ष, शीर्ष का जो तद्भव शब्द बनेगा साथियों वो बनेगा शीश। तो ध्यान रखना साथियों, ये 3 शब्द जो हमारे सामने तत्सम थे उनके भी हमने तद्भव शब्द देखे, शीर का खीर, मयूर का मोर, शीर्ष का शीश। तो इसका जो राइट आंसर था उसमें तत्सम शब्द नहीं पूछा हुआ था, तो जो हमारा तत्सम शब्द नहीं था वो हमारा था सफ़ेद। सफ़ेद का जो तत्सम शब्द होता है साथियों वो होता है श्वेत। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। चौथा जो प्रश्न है हमारा लोकोक्ति से संबंधित है। लोकोक्ति हमारे से पूछी गई है। लोकोक्ति होती है यानी कि लोक में जो प्रचलित जो उक्तियाँ होती हैं उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, ऑप्शन नंबर जो बी है धीरे धीरे चलना, ऑप्शन नंबर जो सी है चलने की कोशिश करना और ऑप्शन नंबर डी है अधिक परिश्रम का फल थोड़ा मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे चलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है प्रश्न कि जिस पर अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ होता है एहसान। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, एहसान। कि जिस पर एहसान किया गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द पूछ रहा, एक शब्द
ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा उसमें है अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी है अनुगृहित, ऑप्शन नंबर सी है अनुरक्त और ऑप्शन नंबर डी है अनुग्रही। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुगृहित। ये अनुग्रहित शब्द आपसे शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। साथियों ध्यान रखना इसका कि शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है कि शब्द कौन सा शुद्ध है, अनुग्रहित या अनुगृहित। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुग्रहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से असुमेलित विलोम शब्द को छांटिए, यानी कि असुमेलित विलोम शब्द कौन सा है उसको हमें उत्तर के रूप में छांटना है। पहला जो ऑप्शन है अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जो है द्युति, द्युति का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है प्रकाश, द्युति का अर्थ क्या होता है प्रकाश। और तम, इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा तम, तम यानी अंधकार या अंधेरा, अंधकार या अंधेरा। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा परुष, परुष के सामने जो दे रखा है कि विलोम मानव। और ऑप्शन नंबर डी है सृष्टि, सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है साथियों प्रलय। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है इसमें हमें असुमेलित को छांटना था और इसका जो असुमेलित जो विलोम है वो है साथियों परुष। सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि परुष का अर्थ क्या होता है। साथियों परुष का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर। ठीक है साथियों, तो कठोर का जो विलोम शब्द होगा वो मानव कैसे हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो मानव हो नहीं सकता। तो परुष का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो साथियों हम देखते हैं कि परुष का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो होता है कोमल, कोमल होता है, या इसे ही दूसरे शब्दों में हम अपरुष भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान देना आप। अब ये जो परुष शब्द है ये परुष शब्द आपसे शब्द युग्म में भी पूछा जा सकता है। शब्द युग्म में कैसे पूछा जाएगा, शब्द युग्म में आपके सामने दे सकता है कि परुष और पुरुष इनका क्रम से अर्थ बताना। तो परुष का जो अर्थ होगा वो होगा कठोर और पुरुष का जो अर्थ होगा व्यक्ति या मानव, जो भी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों प्रश्न पे गौर करना, उपसर्ग का प्रयोग नहीं पूछा है इसमें, तो उपसर्गों का प्रयोग नहीं है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपसर्गों का प्रयोग हम शब्दों से पहले करते हैं, ठीक है, और बाद में शब्दों के या वाक्यांश जो होते हैं उनके बाद में जो लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग रहित पद पूछा गया है, उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है निगाहें, ऑप्शन नंबर बी है निढाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिष्ठा और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आकर्षक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निगाह। निगाह स्वयं मूल शब्द है, क्योंकि उपसर्ग यदि किसी शब्द में से हम उपसर्ग को निकालते हैं तो उपसर्ग निकालने के बाद में कोई मूल शब्द बचना चाहिए। अब निगाह में से हम यदि नी उपसर्ग हटाएं तो पीछे बचता है गाह शब्द। गाह शब्द कोई मूल शब्द नहीं है, इसीलिए ये निगाह शब्द है वो स्वयं मूल शब्द है और उपसर्ग से रहित है। निढाल में देखें तो इसमें नी उपसर्ग है और ढाल मूल शब्द है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट यदि हम प्रतिष्ठा में देखें कि प्रतिष्ठा में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रतिष्ठा में उपसर्ग है हमारा प्रति उपसर्ग है और इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है स्था, संधि होकर के बनता है प्रतिष्ठा। ठीक है साथियों। और जो लास्ट हमारा जो ऑप्शन है आकर्षक, आकर्षक में आ उपसर्ग है और मूल शब्द है कर्षक। उपसर्गों का अर्थ ये है कि किसी भी शब्द के या मूल शब्द के साथ में लग कर के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है कि एक प्रत्यय युक्त अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। देखिए इसमें जो चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं उन चारों ही शब्दों में एक प्रत्यय लगाया हुआ है और उन एक प्रत्ययों के लगने के बाद में जो अशुद्ध शब्द बना है उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखते हैं, पहला शब्द है वैज्ञानिक। विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़ने से वैज्ञानिक बनता है। राजनीति में एक प्रत्यय जोड़ने से राजनीतिक नहीं बनता। राजनीति में यदि हम एक प्रत्यय जोड़े तो ये शुद्ध शब्द बनता है राजनीतिक। ठीक है साथियों, राजनीति में यदि हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारे सामने राजनीतिक। ठीक है साथियों, ध्यान रखने योग्य बात है, आपसे शब्द शुद्धि में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनैतिक सही शब्द है, शुद्ध है या राजनीतिक। तो आपको जो राइट आंसर जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए राजनीतिक। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक। व्यवहारिक में देखते हैं कि व्यवहार प्लस इक, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा व्यावहारिक। और लास्ट जो ऑप्शन डी ऑप्शन है समाज प्लस इक, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा सामाजिक। साथियों, इक प्रत्यय से युक्त जो भी शब्द होते हैं उनके जो प्रथम पद का जो प्रथम शब्द होता है उसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे आप देखो विज्ञान, विज्ञान का दीर्घ ई होके ऐ हो गया, क्या बना वैज्ञानिक। राजनीति का जो रा था उस आ का दीर्घ आ ही होता है, तो आ का दीर्घ आ ही होता है, तो राजनीतिक राजनीतिक बनेगा न कि राजनीतिक। क्योंकि एक प्रत्यय युक्त किसी भी शब्द में यदि दीर्घ का काम होता है तो वो होता है प्रथम पद के प्रथम शब्द के साथ में। अब नीति शब्द जो है वो खुद बीच में है, इसीलिए नीति का नैतिक नहीं बनेगा। नीति यदि खुद शब्द हो, नीति प्लस इक, हमारे से पूछा जाए नीति प्लस इक, तब ये शब्द बन सकता है नैतिक। क्योंकि नीति का जो ये प्रथम पद है वो नी है, इस प्रथम पद के इक प्रत्यय के साथ में जो भी शब्द बनते हैं उनमें जो दीर्घ का काम होता है वो प्रथम पद के साथ में होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है। तो ये देखो, पहले तो वाक्य को ध्यान से पढ़ो। वाक्य में कहा गया है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में जो भला शब्द है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है अव्यय। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जिसके लिंग वचन काल में कोई परिवर्तन नहीं हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसमें जो भला शब्द है वो क्या है? अव्यय है। यदि साथ ही इसमें पूछा जाए मैं शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सकता हूँ, इसमें जो सकता हूँ वो क्या हो जाएगी अपनी? सकता हूँ वो हो जाएगी क्रिया। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, तो कर सकना या किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है हमें। कि हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका चयन करना है हमें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखें दही, ऑप्शन नंबर बी देखें दारा, ऑप्शन नंबर सी देखें आशीष और ऑप्शन नंबर डी देखें व्यय। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आशीष। साथियों, एक बात ध्यान देना, दारा जो शब्द है, दारा शब्द का अर्थ पत्नी के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, दारा शब्द का अर्थ पत्नी के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन ये जो दारा शब्द है वो दारा शब्द पुल्लिंग का होता है। कैसा होता है साथियों?
ये जो दारा शब्द है ये होता है पुल्लिंग का। उसके बाद में स्त्रीलिंग स्त्री के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं हम, कलत्र। ध्यान देना साथियों, स्त्री के लिए एक शब्द लेते हैं कलत्र, और ये जो कलत्र शब्द है वो नपुंसक लिंग का होता है। ठीक है साथियों। स्त्रीलिंग स्त्री के लिए ही हम एक शब्द और काम में लेते हैं, वो है भार्या या पत्नी। भार्या यानी पत्नी या स्त्री। तो ये जो भार्या शब्द होता है ये होता है स्त्रीलिंग में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना था। स्त्रीलिंग शब्द है आशीष, और बाकी जो दही, दारा और वे, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे पुल्लिंग के होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि निष्काम का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 में निस प्लस काम, ऑप्शन नंबर बी नी प्लस काम, ऑप्शन नंबर सी निश प्लस काम, ऑप्शन नंबर डी निस प्लस काम। साथियों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नी प्लस काम। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों? विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है इन 4 ऑप्शन में उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी है ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी है कवियत्री, और ऑप्शन नंबर डी है पूजनीय। साथियों ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवियत्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो कवियत्री लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द है। तो कवियत्री का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो कवियत्री का जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा कवयित्री। ठीक है साथियों। तो कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो होता है कवित्री। तो ये शब्द आपसे शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखने योग्य बात है साथियों। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो क्या है? कवित्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला तो किया गया है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। दूसरा जो किया गया है वो किया गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। प्रश्न में हमारे से अर्थ के आधार पर जो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं इनमें से पूछा गया है। और वाक्य हमारे सामने ये है कि आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। यानी कि वाक्य कैसा है? नकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए है आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी है इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर डी है निषेधवाचक। तो साथियों इस वाक्य का, इसमें देखो नकारात्मकता आ रही है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निषेधवाचक वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, कौन सा पद संधि और समास युक्त नहीं है? यानी कि इसमें जो 4 पद दिए हुए हैं उन चारों पदों में 4 के 4 पद समास से तो युक्त हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शुभेच्छा, ऑप्शन नंबर बी है कृताकृत, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली, और ऑप्शन नंबर डी है वचनामृत। यदि साथियों हम इस पहले ऑप्शन के बारे में देखें शुभेच्छा, तो शुभेच्छा में जो समास है वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसका जो अर्थ होगा शुभेच्छा का, यानी शुभ है जो इच्छा। अब इसका संधि विच्छेद करें साथियों, तो इसका संधि विच्छेद होगा शुभ धन इच्छा।
ठीक है साथियों, ये हुआ पहला ऑप्शन हमारा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें संधि कौन सी हुई शुभेच्छा में? गुण संधि। ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि कौन सा शब्द संधि और समास दोनों से युक्त है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कृताकृत। कृताकृत, इसमें भी समास यदि देखें हम तो समास है, इसमें भी कर्मधारय समास। इसका जो अर्थ होगा कृताकृत का कि किया या बिना किया, यानी कि काम को किया भी और नहीं भी किया। इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे वो हो जाएगा साथियों कृत धन अकृत। ठीक है साथियों, कृत धन अकृत, इसमें भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तीसरा है हमारा ऑप्शन खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द में साथियों समास है खड़ी है जो बोली, यानी कि कर्मधारय समास। इस शब्द खड़ी बोली के यदि हम टुकड़े करें तो दो टुकड़े होंगे, खड़ी प्लस बोली। लेकिन इस खड़ी और बोली शब्द में कोई भी संधि कार्य नहीं हो रहा है, अतः हम इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पद ऐसा है जिसमें संधि और समास युक्त नहीं है। यानी कि खड़ी बोली में समास तो है कर्मधारय, लेकिन इसमें क्या नहीं है? संधि नहीं है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? खड़ी बोली। लास्ट जो हमारा ऑप्शन है साथियों वो भी एक बार देख लेते हैं हम, वचनामृत। यानी कि इसमें समास है, इसमें भी समास कौन सा है? कर्मधारय समास। और वचनामृत का जो अर्थ होता है वो होता है अमृत रूपी वचन। तो इसका संधि विच्छेद करें तो वचन प्लस अमृत, और संधि यदि करें इसमें तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा? आ। तो वचन से क्या बन जाएगा? वचनामृत। तो साथियों परीक्षा में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें परीक्षक आपका परीक्षण करना चाहता है कि कितना आपने अध्ययन किया है। तो इसी तरीके से अध्ययन करना है साथियों, हमें शब्द में संधि और समास दोनों पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है समाचार, ऑप्शन नंबर बी संसार, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक। अब ऑप्शन नंबर ए देखे साथियों, समय धन आचार, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यदि संसार को देखें साथियों हमें तो संसार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम धन सार, क्या बना? संसार। और ऑप्शन नंबर सी देखें संज्ञा, सम सम धन ज्ञा, क्या बना? संज्ञा। अब ऑप्शन नंबर यदि डी जो हमारा आंसर था उसके बारे में यदि चर्चा करें, सामाजिक। सामाजिक में साथियों एक मूल शब्द है समाज, और इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? अभी बताया था पहले मैंने, इक प्रत्यय। समाज प्लस इक से क्या बना? सामाजिक। लेकिन सामाजिक में कोई भी संधि युक्त पद नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सामाजिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सदैव बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग लिए जाते हैं। तो ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में है बाल दर्शन, ऑप्शन नंबर बी में है अक्षत होश, ऑप्शन नंबर सी में है प्राण हस्ताक्षर,
और ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है साथियों, याद रखना ये शब्द बाल, दर्शन, अक्षत, होश, प्राण, हस्ताक्षर, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं। इनके साथ में एक दो शब्द और होते हैं, जैसे बाल को केस भी कहते हैं, तो केस भी हमेशा बहुवचन में काम में लिया जाता है शब्द। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता। साथियों इसमें देखना, प्रश्न में हमारे से नहीं पूछा गया है, यानी कि ऐसा शब्द हमें छांटना है कि जिसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता। तो एक ऑप्शन नंबर एक में है जनता, ऑप्शन नंबर बी पुलिस, ऑप्शन नंबर सी आंसू, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसू। और आंसू जो शब्द है साथियों, आंसू जो शब्द है एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना साथियों, आंसू जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी जो तीन शब्द हैं जनता, पुलिस, पानी, ये तीनों शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इनके साथ में कुछ शब्द और भी होते हैं साथियों जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं दूध, दूध, वर्षा, आग, हवा, तो साथियों ये शब्द भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई भी धातु ही, लोहा हुआ, सोना हुआ, तो ये सब धातुएं भी हमेशा एक वचन में प्रयोग में ली जाती हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, तो वाक्य में कोई और कुछ ये सर्वनाम है। इनमें सर्वनाम का प्रकार पूछा गया है साथियों, हमें सर्वनाम का प्रकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है सी है निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके, यानी कि कोई कर्ता है वो स्वयं कार्य नहीं करके उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवाता है, उस किस क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो उस क्रिया को, यदि उस दूसरे व्यक्ति से जो हम कार्य करवा रहे हैं, उस दूसरे व्यक्ति से जो कार्य करवाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के देखिए दो प्रकार से भेदों में विभाजित किया गया है। एक तो कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे दो भेद होते हैं क्रिया के। पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। दूसरा क्रिया को प्रयोग या रचना के आधार पर बांटा गया है साथियों, प्रयोग या रचना के आधार पर। तो प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 5। उन 5 भेदों में से ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी उसी कार्य को क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवा रहा है। तो इसमें जो कार्य करवाने में जो क्रिया है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि कार्य करने के लिए दूसरे को प्रेरित कर रहा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैकड़ों मजदूर काम पर लौट आए, वाक्य में प्रयुक्त सैकड़ों शब्द में विशेषण है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है परिमाणवाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है गुणवाचक विशेषण।
साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी भेद यदि हम करें तो दो होते हैं, उनमें भी ये जो सैकड़ों मजदूर हैं उसका यदि और आगे जाके पूछे तो इसका जो वास्तविक जो विशेषण होगा वो होगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, पैनल चर्चा में जिसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह कौन है। पैनल चर्चा में जिसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुदेशक, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक, ऑप्शन नंबर सी है अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थी या श्रोतागण। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनल चर्चा में अध्यापक की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो दर्शन कराती है तो क्या होती है वो। ऑप्शन नंबर ए रुचि, ऑप्शन नंबर बी मन, ऑप्शन नंबर सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी कि हम बोलचाल के माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन जो कराने वाली जो है वो क्या है, भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है, यानी कि उच्चारण का अभ्यास हमें कब करवाया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण वाचन करते समय, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण वाचन के बाद, ऑप्शन नंबर सी है आदर्श वाचन करते समय और ऑप्शन नंबर डी है आदर्श वाचन के बाद। साथियों एक बात ये ध्यान रखना है, आदर्श वाचन है हमेशा अध्यापक करता है और अनुकरण वाचन है वो हमेशा छात्र करते हैं। ठीक है, अब उच्चारण का अभ्यास कौन करेगा, छात्र करेंगे। छात्र करेंगे तो कब करेंगे, उच्चारण वाचन के बाद करेंगे। तो इसका जो राइट हमारा आंसर होगा वो होगा अनुकरण वाचन के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पठन का पहला स्तर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि पठन का पहला स्तर है। ऑप्शन नंबर ए शब्द पठन, ऑप्शन नंबर बी वर्ण पठन, ऑप्शन नंबर सी चित्र पठन, ऑप्शन नंबर डी शाब्दिक पठन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चित्र पठन। पठन का जो पहला स्तर है वो चित्र पठन होता है। प्राथमिक कक्षाओं में हम देखें तो चित्र के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ने का जो पहला स्तर है वो सिखाते हैं। उसके बाद में उनको वर्ण, फिर शब्द, फिर शाब्दिक पठन, ये सब क्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। उपचारात्मक जो शिक्षण है वो किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है अनुदेशात्मक, ऑप्शन नंबर बी है सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर सी है नकारात्मक और ऑप्शन नंबर डी है आदेशात्मक। तो उपचारात्मक प्रकार का जो शिक्षण है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदेशात्मक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। यानी कि भाषा हमें जिन 4 कौशलों के माध्यम से सीखते हैं उनका जो मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो क्या है। तो साथियों आपको पता है LSRW। L लर्निंग यानी कि लिसनिंग, L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग यानी पढ़ना, W फॉर राइटिंग यानी लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो साथियों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी
साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटे पदों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन का जो सबसे पहले किसने बताया था? B.F. स्किनर ने बताया था। किसने बताया? B.F. स्किनर ने। और इस अभिक्रमित अनुदेशन में उन्होंने जित प्रकार बताए, पहला है रेखीय। जो रेखीय प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन है वो स्वयं 1954 में B.F. स्किनर ने बताया था। उसके बाद में जो इसका दूसरा प्रकार होता है अभिक्रमित अनुदेशन का, वो दूसरा प्रकार होता है साथियों साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं नॉर्मन एन क्राउडर। ठीक है साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन का जो तीसरा जो भाग होता है, तीसरा प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं, पहला हो गया रेखीय, दूसरा हो गया साखीय। तीसरा जो प्रकार है साथियों वो है इसका अवरोही। कौन सा? अवरोही, या इसे ही दूसरे शब्दों में कहें मैथेटिक। और इसके जो प्रतिपादक हैं साथियों वो है थॉमस एस गिलबर्ट। कौन है साथियों? इस जो तीसरे अवरोही के हैं उसके जो प्रतिपादक हैं वो है थॉमस एस गिलबर्ट। ठीक है साथियों, आखिरी जो चौथा इसका जो प्रकार होता है अभिक्रमित अनुदेशन का वो होता है कंप्यूटर आधारित। कौन सा? कंप्यूटर आधारित। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्टूलारोव। एक और हैं उनका नाम है मनोवैज्ञानिक का डैनियल डेविस। तो साथ ही ध्यान रखना, अभिक्रमित अनुदेशन के 4 प्रकार हैं, रेखीय, साखीय, अवरोही या मैथेटिक, और चौथा जो प्रकार है वो है कंप्यूटर आधारित। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, कथन है। तो इसमें जो भाषा के बारे में जो परिभाषा दी गई है कि भाषा को नादमय चित्र के रूप में बताया है। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर नगेंद्र। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड है। देखो बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है दृश्य, ऑप्शन नंबर बी है श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा दृश्य सामग्री। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। और लास्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्रों के विपरीत है, यानी कि जो शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उनमें विपरीत कौन सा है? पहला ऑप्शन नंबर ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर बी है विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर सी है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ऑप्शन नंबर डी है मूर्त से अमूर्त की ओर। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, क्योंकि शिक्षण सूत्र जो हमारा है वो होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि किसी भी
छोटे टुकड़े से हम जोड़ करके बड़ा टुकड़ा बनाते हैं। तो शिक्षण सूत्र है वो भी इसी प्रकार से है कि विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज़ को जोड़ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ साथियों आज की प्रश्नोत्तरी हमारी समाप्त हुई। आगे फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।